हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो सीरीज़ में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके और जनरल साइंस के स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 2। तो दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर गिवन है कि जठर या फिर शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली एक तकनीक जिसको एंडोस्कोपी के रूप में जाना जाता है, ये कौन सी परिघटना के ऊपर आधारित होती है। तो आपको बताना है कि जो एंडोस्कोपी होती है ये कौन सी परिघटना पर आधारित होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवण। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एंडोस्कोपी के बारे में बता देता हूं। तो इसके द्वारा क्या होता है कि मनुष्य के शरीर के जो आंतरिक भाग होते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है प्रकाश नलिका का उपयोग किया जाता है। और ये जो एंडोस्कोपी होती है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपको गिवन है कि धातुएं जो कि ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती है सिवाय, यानी कि यहाँ पर जो है आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु नहीं है जो कि आपके विद्युत की संचालक ना हो, ठीक है, इनमें से। तो देखिए, हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन और सिल्वर, ये तीनों धातुएं हैं जो कि ऊष्मा और विद्युत की दोनों की संचालक होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में आपको बिस्मथ दिया हुआ है, ये बिस्मथ जो होता है ये आपका एक रासायनिक तत्व होता है जिसका कि एटॉमिक नंबर आपको याद होगा 83 होता है, ठीक है। और ये जो है ये ऊष्मा और विद्युत का संचालक नहीं होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, साथ ही जो है मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन और उनकी वेबसाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, टेक्स्ट बुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो है आप लोग डिफेंस और एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी के अलावा बाकी के सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी जो है मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। टेक्स्ट बुक पर जो है अब आप लोगों को एक ही पास के अंदर सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट का एक्सेस देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप लोग एक बार पास को परचेस करते हो तो यहाँ पर जो है आप लोगों को सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक्सेस मिल जाता है। आप लोग उनकी भी टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग जो है टेक्स्ट बुक का पास परचेस करते हो तो आप लोग हमारा रेफरल कोड जो है या फिर जो कूपन कोड है DP10, इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास के अंदर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है आप लोगों को जो मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ मिलेगी ये आप लोगों को 10 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। और जिस एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज़ में जो है आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है एक ही ऑफर के अंदर आप लोगों को ढेरों फायदे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जाइए और इसके लिए इनरोल कीजिए। लिंक्स जो है वो आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसके लिए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। सर्वोदय की अवधारणा के जो संस्थापक माने जाते हैं वो महात्मा गांधी को माना जाता है। और उन्होंने जो है इस विचार को रस्किन की जो किताब थी अनटू दिस लास्ट, वहाँ से लिया था, ठीक है। और वो जो पुस्तक थी ये आपके आर्थिक और राजनीति के ऊपर आधारित थी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध शैल कर्तित मंदिर हैं इनके जो निर्माण का श्रेय है वो किसे दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं पल्लवों को, चोलों को, राष्ट्रकूटों को या फिर चालुक्यों को। तो देखिए, एलिफेंटा की बात हो रही है तो आपको याद होगा कि बम्बई के निकट जो आपके एलिफेंटा की प्रसिद्ध चट्टानों से जो निर्मित मंदिर हैं इनके निर्माण का जो श्रेय है ये चालुक्यों को दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर से देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है और आगे भी होता रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि प्लासी की जो लड़ाई है ये किसके बीच में लड़ी गई थी, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको याद होगा, मैंने पीछे भी जो है काफ़ी बार आपको बता रखा है कि प्लासी की जो लड़ाई है ये 23 जून 1757 को जो है बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की ओर से जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये युद्ध जो है ये पश्चिम बंगाल में नदिया नामक जिले के पास में जो है प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है, जिसमें कि सिराजुद्दौला हार गया था और अंग्रेज जो है इस युद्ध में विजयी हुए थे, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे जो है आपको प्रश्न दिया गया है कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो देखिए, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो 1905 में जो है इसके फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई थी जिसमें कि स्वदेशी आंदोलन को जो है लाने की घोषणा की गई थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का जो है निर्माण करेंगे और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और जो विदेशी वस्तुएं होंगी उनका जो है बहिष्कार करेंगे, ठीक है। तो इस मत के साथ में जो है स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रैंड कैनियन जो है ये कौन सी नदी में स्थित है, ठीक है। तो अब देखिए कि ग्रैंड कैनियन की बात हो रही है तो ऑप्शंस हैं कांगो, होंगो, नील या फिर कोलोराडो। तो इसके लिए जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलोराडो, ठीक है। तो देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पड़ता है कोलोराडो नदी पर और ग्रैंड कैनियन इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, एसएससी, डिफेंस और रेलवे में, और बार बार जो है एग्ज़ाम में आता है और आई होप आप लोगों को भी याद होगा क्योंकि पीछे भी जो है मैंने काफ़ी बार इसका आंसर करवा रखा है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किसके संविधान से प्रेरित है? ऑप्शंस हैं कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा और बात करें कि आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति और संसद के जो दूसरे सदन में विशिष्ट वर्गों के सदस्यों का जो नामांकन है ये भी आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म जो है इनमें से कौन सी है, ठीक है। ऑप्शंस हैं कार्बन स्टील, मोलिब्डेनम स्टील, निकल स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। तो इसके लिए जो है आपका वन एंड ओनली ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, स्टेनलेस स्टील। हम जानते हैं कि अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की जो किस्म है उसको हम लोग यहाँ पर स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि 15% क्रोमियम होता है और ये काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है और इसमें कभी भी जंग नहीं लगता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? तो ऑप्शंस दिए गए हैं अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो इसके लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। देखिए बाबर ने जो है मुगल प्रशासन को दिल्ली के सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर जो है स्थापित करने का काम उसने किया था, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि असहयोग आंदोलन को जो है किसके कारण स्थगित किया गया। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में करवा रखा है और काफ़ी बार ये भी एग्जाम्स में देखा गया है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं जलियांवाला बाग त्रासदी, चौरी चौरा घटना, पूना समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता। तो इसके लिए जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा की जो घटना हुई थी या फिर चौरी चौरा जो कांड हुआ था उस वजह से जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो हुआ क्या था कि असहयोग आंदोलन जो है वो चौरी चौरा घटना के कारण स्थगित करना पड़ा था क्योंकि 5 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है किसानों के एक जुलूस पर जो है गोली चलाए जाने के कारण जो भीड़ थी वो क्रोधित हो गई थी और उसके बाद में जो है उन्होंने पुलिस के जो जवान थे उनमें थानेदार सहित जो है 21 सिपाहियों को जो है जिंदा जला दिया था। और इस घटना से जो है आहत होकर के महात्मा गांधी ने मतलब कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं जहांगीर, बलबन, औरंगजेब या फिर अकबर।
तो इनके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। देखिए अकबर ने जो है 1563 मतलब कि ईस्वी में जो है तीर्थ यात्रा कर और जो 1564 ईस्वी थी उसमें जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद में जो है 1562 में अकबर ने दास्ता समाप्त की थी, ठीक है। तो अकबर ने मतलब कि एक तरीके से धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो है अपनाई थी, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था, ठीक है। तो अखिल भारतीय आंदोलन की बात हो रही है, तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए 1 अगस्त 1920 को जो है गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये जो है पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, ठीक है। और इस आंदोलन के मुख्य कार्यक्रमों में जो है जैसे कि सरकारी उपाधियों को लौटाना और सरकारी स्कूलों कॉलेजों और उनके कपड़ों वगैरह का बहिष्कार करना और उनके समारोह वगैरह जो थे उनका बहिष्कार करना शामिल था, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दो चालक समानांतर तारें विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब दो विपरीत दिशा में जो है प्रवाहित धारावाही चालक पास लाए जाते हैं ना, तो उनसे मतलब कि उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो समान प्रकृति का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिससे कि उनके मध्य जो है प्रतिकर्षण बल काम करने लगता है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो रिपील करेगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मापने के लिए जो है कौन सी इकाई को प्रयोग में लिया जाता है। देखिए खगोलीय दूरी की बात आ गई है, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है प्रकाश वर्ष, ठीक है। हम जानते हैं कि अनौपचारिक रूप से जो है खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष इकाई का हम जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है उसके अनुसार प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो कि मतलब प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है, ठीक है। चलिए और एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू तो आपको याद ही होगी 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है तो आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच जो है गति का प्रतिरोध करने वाला बल इनमें से क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, फ्रिक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर इनर्शिया। तो देखिए इसके लिए जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि क्या, घर्षण। तो देखिए घर्षण वो बल होता है जो कि दो तलों के बीच में जो है आपेक्षिक गति का विरोध करता हो, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या होगी। ऑप्शंस हैं धूपगढ़ की चोटी, हिमालय की चोटी, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा। तो इनमें से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8582 मीटर है, ठीक है। और ये ना आपके विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में पड़ती है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिली पॉइंट जो शब्द है ये इनमें से कौन से खेल के साथ में संबंधित है, ठीक है। तो सिली पॉइंट की अगर बात हो रही है तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो यहाँ पर जो है सिली पॉइंट आपके क्रिकेट से रिलेटेड है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा देखिए क्रिकेट से जो है चाइनामैन, मेडन ओवर और LBW ये शब्द भी जो है आपके क्रिकेट से ही रिलेटेड है और एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन से आंदोलन को जो है नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस आंदोलन के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रम में जो है नमक कानून का उल्लंघन करके जो है स्वयं के द्वारा नमक बनाया जाना और समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए, ठीक है, तथा अदायगी को रोका जाए, ये सब जो है इसके अंदर शामिल थे, ठीक है। इसीलिए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि उबेर कप, जिसे कभी कभी महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको याद होगा कि अभी आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में भी आया था। तो उबेर कप का संबंध जो है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता से है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। ठीक है, तो देखिए थॉमस कप जो होता है ये बैडमिंटन का ही टूर्नामेंट है जो कि पुरुषों के लिए होता है, लेकिन जो उबेर कप है ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है जो कि महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी 20 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने आज करवाए हैं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 7 जून, 5 जून, 5 मई या फिर 9 जून। तो दोस्तों इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।